हमने 3 डिवाइडेशन किए थे, शब्द विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार के अंदर हमने स्वर पढ़ लिया था। अपना पहला ही जो पार्ट था वो था वर्ण विचार, और वर्ण विचार में 2 टॉपिक थे, एक था स्वर और एक था व्यंजन। देखिए स्वर का टॉपिक है जो हम पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने ये क्लास नहीं देखी है तो आप जा करके देख लें इसमें वीडियो लिस्ट में। और व्यंजन है, इस पे हम 2 मिनट बात करेंगे, क्योंकि ये सिलेबस के आधार से आपके ज़्यादा इस पे नहीं जाएंगे हम, आगे हम इसका दूसरे टॉपिक में जाएंगे, शब्द विचार में। तो देखिए एक तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि क से लास्ट तक यानी 5 वर्ण होते हैं, ये क वर्ग होगा। जैसे क, ख, ग, घ और अन्य। तो ये ध्यान दें क वर्ग है। इसी प्रकार से च से ये तक च वर्ग होगा, इसी प्रकार से ट वर्ग होगा, इसी प्रकार से त वर्ग, प वर्ग। तो आपके ये लास्ट तक ध्यान दें, ये जाते रहेंगे। एक वर्ग में यानी क वर्ग यानी इस वर्ग की बात चल रही है। ये पहला वर्ण, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। तो कहीं पर भी अगर संधि में नेम में यह आ जाए कि दूसरे का चौथा हो जाएगा, पहले का तीसरा हो जाएगा, या हर वर्ग के पंचम वर्ण का अनुस्वार हो जाएगा, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि वर्ण विचार में अपने क वर्ग के 5 वर्ण होते हैं, च वर्ग के, ट के, त के, प के, इस प्रकार से पूरे के पूरे अपने हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। दूसरी बात आपको जो वर्ण विचार की दूसरे बिंदु की बात है व्यंजन की, तो व्यंजनों में आपको दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि 2 समान व्यंजनों आ जाए एक साथ। 2 समान, साथ साथ आप नोट करते रहेंगे, 2 समान व्यंजन एक साथ आ रहे हैं, और पहले वाला है वो क्या है, स्वर रहित है। पहले वाला क्या है, स्वर रहित है। जैसे तय के बाद में तय आ रहा है, मैं के बाद में मैं आ रहा है, जैसे बै के बाद में बै आ रहा है, लय के बाद में लय आ रहा है। समझे? तो ये देखिए 2 समान है, लेकिन पहले वाला क्या है, इसमें स्वर रहित है, यानी ये पूरा नहीं है, और पूरा नहीं है इसका मतलब क्या है, स्वर रहित है। अब आप इस बात में ध्यान दें कि पूरा आप जैसे लिखते हैं, देखिए मैं का लिखें तो सम्मान, समझे? लय का लिखें तो उल्लास, इसका आप लिख सकते हैं गुब्बार, है ना? तो ये जो पहले वाला आ रहा है इसका इस हिसाब से लिखा जाएगा। तो ये शब्द शुद्धि में आपके ध्यान रखने वाली बात है, शब्द शुद्धि में काम में आने वाली चीज है ये। एक तय का नहीं बताया क्या, कुत्ता, कुत्ता देखिए तय के आप थोड़ा सा ऐसे रख कि ये देखिए, कई सोचते हैं कि ये ऐसे सुंदरता के लिए है कि ईश्वर आपने ये नहीं लगाया, ऊपर लगता नहीं ये तय। तो ध्यान दिए त्रय नहीं है, तय है। और क्यों है, क्योंकि 2 समान व्यंजनों की एक साथ आने पर पहले वाला व्यंजन अगर स्वर रहित है तो इस हिसाब से लिखे जाएंगे। अब इसी का उल्टा है दूसरा उल्टा क्या है, 2 असमान व्यंजन आ जाए। ये बात आपको खासकर ध्यान रखनी है कि 2 असमान व्यंजन, यानी अब समान नहीं होंगे, जैसे तय तय, बै बै, वह वह, कह कह, लह लह, ये समान नहीं होंगे। 2 असमान व्यंजन अगर आते हैं और पहले वाला अगर स्वर रहित है तो देखिए कौन सा नया बनता है। 2 असमान व्यंजन अगर एक साथ आते हैं लेकिन पहले वाला स्वर रहित है तो व्यंजन की संयुक्तता होगी वहां पर।
क्षय त्रे गे सबसे अच्छे उदाहरण है इसके। क्षय त्रय और गे, एक आप इसमें श्री वाला स भी लिख सकते हैं। ये क्या है, दो असमान व्यंजन आए हैं, लेकिन पहले वाला क्या है, स्वर से रहित है, इसलिए यहाँ पर स्वर की क्या हो जाएगी, इसमें व्यंजन की संयुक्तता हो जाएगी। और आपका ये कैसे बनेंगे ध्यान रखना है, आपकी पुरानी किताबों में तो ये लिखे ही ऐसे जाएंगे। तो ये बना है क में स आया, पहला वर्ण स्वर रहित है, इसमें तय में र मिला है, ध्यान दें, इसमें जय में ये मिला है, समझे। तो आपके पहला वाला क्या है, स्वर रहित व्यंजन और असमान है, कहीं पर भी आपके समान व्यंजन नहीं आ रहा है, असमान आ रहा है। और पहले वाला क्या है, स्वर रहित है। इसलिए देखिए बाबा रामदेव क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं ना, बाबा रामदेव विज्ञान बोलते हैं। तो वो क्यों बोलते हैं विज्ञान, कभी आप उनके भाषण में सुनना, वो विज्ञान को विज्ञान बोलते हैं क्योंकि वो संस्कृत के उच्चारण से या फिर स्वरों के मूल उत्पत्ति से इसका उच्चारण कर रहे हैं। ये दो तीन बातें आपको किस में ध्यान होनी चाहिए, वर्ण के दूसरे बिंदु में, कौन से में, व्यंजन में। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्यंजनों में ध्यान रखना है कि व्यंजन क्या है, स्वतंत्र नहीं है, और व्यंजन किसकी सहायता से उच्चारित किए जाएंगे, स्वर की सहायता से। बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं किए जाएंगे। स्वर निकालते ही क्या हो जाएगा, व्यंजन अधूरा हो जाएगा। इसलिए व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जा सकते हैं। दूसरी बात, व्यंजनों का क्या होता है, वर्ण होता है, वर्ग होता है, सॉरी, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, और इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आपको क ख ग ये तो आ ही रहे होंगे, इतने तो मैं सोच रहा हूँ कि इतना तो आपको आ रहा होगा। देखिए पहला पार्ट अपना पूरा, वैसे मैंने आपको व्यंजन शॉर्ट में बताए हैं 2 मिनट के लिए, नहीं तो ये कोई 25 घंटे के हैं। कितने घंटे के सर, 25 घंटे, क्योंकि इसमें अघोष कौन से हैं, सघोष कौन से हैं, वर्णों के उत्पत्ति कैसे हुई, फिर इनकी श्रेणीबद्ध करना, इनके व्यंजनों का क्रम कौन सा है, क के बाद में तुरंत क्षय लिखा जाता है, ख नहीं लिखा जाता है, तो वो बात है, बहुत विस्तार में है, उस तक हम नहीं जाएंगे। अब हम बात करते हैं शब्द विचार की, क्योंकि अपना दूसरा पार्ट क्या था, शब्द विचार। दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया है, शब्द विचार। अब आप लिखना शुरू कर देंगे, दूसरा पार्ट आप लगाएंगे शब्द विचार। देखिए आप मेरे से अगर पढ़ रहे हैं तो आप कंटिन्यू पढ़ें। दूसरी बात, आपको क्या ध्यान रखना है कि आप लिखते हुए चले। प्लेटफॉर्म बहुत है, वहाँ पर आपको तुरंत पढ़ा दिया जाएगा, ऐसे ऑटोमेटिक ही सामने उदाहरण आते हैं, आपको बता दिया जाएगा ये स्वर संधि है, ये व्यंजन संधि है। लेकिन आपको नोट डाउन करते हुए खुद सीखने की ललक से आप अगर मेरे से जुड़ोगे तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो आप 2 मिनट देख करके बाहर हो जाओ, आपकी खुशी है। शब्द विचार, तो जो 3 पार्ट थे उसमें दूसरा पार्ट है, और शब्द विचार में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि शब्द क्या है। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थिक ध्वनि समूह को क्या कहा जाएगा, शब्द कहा जाएगा। लिख लें आप, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाएगा, शब्द कहा जाएगा। देखिए कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनके लिए भी ये सीखने की चीज़ें हैं। कम से कम अपन को न्यूज़पेपर है या कोई चीज़ पढ़ना है, किताब पढ़ना है, कहीं पर भी हम कोई फॉर्म भी भरते हैं तो
तो अपन को ये तो पता ही होना चाहिए कि भाई शुद्ध हिंदी, ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि शुद्ध हिंदी लिखी जाए। सार्थक वर्णों से शब्द बनते हैं, तो सार्थक का क्या अर्थ हुआ? बहुत बड़ा अर्थ ही इसमें सार्थक का है। ध्यान दे, संधि में भी सार्थक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि दोनों खंडों में सार्थक होना चाहिए शब्द। अब देखिए सार्थक में, जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण लेके आता हूं, एक छोटा सा उदाहरण, राम। इसको अगर उल्टा कर देंगे मरा, तो केवल ये क्या है? वर्ण है। अब वर्ण कैसे हैं? देखिए आप, हमने स्वर भी पढ़ लिए, व्यंजन भी पढ़ लिए। स्वर और व्यंजन दोनों ही वर्ण होते हैं, इसलिए वर्णों का ये क्या है? समूह है। अब इस समूह को देखिए, तोड़ते हैं। र में से हम स्वर निकालेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? स्वर निकल जाएगा। बाद में आपके मैं में से स्वर निकालेंगे तो आपका ए निकल जाएगा। समझे? तो स्वर और व्यंजनों का, या फिर स्वर और व्यंजन दोनों क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। इसलिए वर्णों के सार्थक समूह को क्या हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। शब्द कहेंगे। और शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। समझे? तो वर्ण है वो, उनका सार्थक समूह अगर मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगी? शब्द हो जाएंगे। इसका देखिए एक उदाहरण और ले सकते हैं आप, सरल सा कोई भी आप बताएं। इसमें देखिए एक उदाहरण और ले सकते हैं हम सरल सा, जैसे कमल। तो सर इसमें तो कोई मात्रा ही नहीं लगी हुई है, मात्रा नहीं लगी हुई है, लेकिन देखिए इसमें स्वर मिले हुए हैं। कैसे हम स्वर निकाल देंगे? ए, तो ध्यान दे कै हलंत हो जाएगा, क्योंकि बेचारा स्वर के बिना आधा हो गया, और आधा हो गया तो इसको सहारा चाहिए। और फिर मैं में से हम ए स्वर निकाल देंगे तो इसको भी सहारा चाहिए। और फिर लय में से हम ए स्वर निकाल देंगे तो इसको भी सहारा चाहिए। मतलब व्यंजन है जो स्वर के बिना आते हैं, क, मैं, लय, कमल। तो सार्थक वर्णों के समूह को ही हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ध्यान दें, वो क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, यानी उसका सार्थक अर्थ है वो निकलना अति आवश्यक होता है बेटा जी। इसीलिए आपके क्या होंगे? ये सार्थक शब्द वर्ण है वो, उनसे ही क्या मिलता है? आपका शब्द बनता है। अब देखिए शब्दों को अगर स्वर और व्यंजन दोनों आएंगे इसमें, क्योंकि हमने देखा था कि कमल में तो ए के बिना तो क्या है ही अधूरा, मैं है जो ए के बिना मैं भी अधूरा है। तो ध्यान दें, अब इसलिए ये क्या हो जाएंगे? स्वर और व्यंजन दोनों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ध्यान दें, वर्णों का सार्थक समूह है उसको हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। तो इसलिए आप लिख लें शब्द विचार, हेडिंग लगाएं शब्द विचार, और शब्द विचार में आप लिखें, या लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो लिखें इसमें, क्योंकि अपन को वर्ण शब्द वाक्य का ही नहीं पता है कि वर्णों के सार्थक समूह को ही हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। और ध्यान दें, शब्द के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य। जो वाक्य विचार पढ़ेंगे तब, तो ये इनकी एक श्रेणी है, इनकी एक, बिल्कुल आपको एक चीज से दूसरी चीज, ध्यान दें, यहाँ पर जुड़ी हुई मिलेगी। शब्द, आपके वर्ण के बिना शब्द नहीं बनेंगे, शब्द के बिना आपके वाक्य नहीं बनेंगे। तो वर्णों के, वर्ण यानी स्वर व्यंजन दोनों बेटा जी, वर्णों के सार्थक के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्दों के, ध्यान दें, हमने शब्द विचार यानी शब्दों के 4 वर्गीकरण किए थे, यानी शब्दों का वर्गीकरण है। जो क्लास ज्वाइन नहीं की है वो वहाँ पर जाके देखें पहले की क्लास, शब्द का या शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण। ध्यान दें, वर्गीकरण 4 प्रकार से किया था हमने। उत्पत्ति के आधार पर, ध्यान दें, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर हमने शब्दों का 4 प्रकार से वर्गीकरण किया था। और जिसमें से हम
आज सबसे पहले की बात करते हैं, और वो क्या हो गई, उत्पत्ति। या कई किताबों में आपको स्रोत लिखा हुआ मिलता है, तो आप स्रोत भी लिख लें, उत्पत्ति या स्रोत बोलते हैं इसे, स्रोत के आधार पर। चार हमने किए थे, शब्दों का वर्गीकरण हमने 4 प्रकार से किया था, उत्पत्ति, रचना, प्रयोग और अर्थ। और उसमें से हम सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर 4 या फिर 5 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। वो कौन कौन से, तो देखिए आपका एक ही नंबर है तत्सम शब्द। ओ सर ये तो हमारे पढ़े हुए हैं। हाँ हिंदी तो कर लेंगे, सरली है, और हिंदी करवा लेते हैं, समझे। तत्सम तद्भव शब्द, सर ये भी पढ़े हुए हैं। ओहो सर हमारे तो ये भी पढ़े हुए हैं। देशज शब्द है, तो ये अपन को सरल लग रहे हैं, इसलिए हम सोचते हैं यार इनका क्या पढ़ना, हमको तो संधि पढ़नी है, हमें तो मुंशी प्रेमचंद बनना है। तो सिद्ध कैसे बनोगे, विदेशज शब्द। और 5वां कई विद्वान एक और रखते हैं, वो रहता है इसका संकर शब्द। तो ध्यान दें, आपके उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को 4 या 5 प्रकार से बांटते हैं। 4 तो वो ये हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। कुछ विद्वान एक 5वां प्रकार मानते हैं, जो है संकर शब्द, यानी 2 भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, संकर शब्द। अब देखिए तत्सम शब्द कौन से हुए, यानी वे शब्द जो संस्कृत में प्रयुक्त किए जा रहे हैं वैसे के वैसे ही क्या हो रहे हैं हिंदी में, संस्कृत के जैसे के जैसे। संस्कृत में जैसे प्रयुक्त किए जाते हैं वैसे ही हिंदी में किए जाते हैं। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, पितृ। तद्भव संस्कृत के शब्द, लेकिन हिंदी में इनका क्या बदल गया, भाव बदल गए। यहाँ पर इनके भाव बढ़ गए, और भाव बदल के ये पितृ से क्या हो गया, पिता, समझे। देशज शब्द यानी ये क्या होंगे, वो शब्द जिनका हमें खंडन करने के बाद में कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं बचता है, वो क्या होंगे, देशज शब्द। तो ये क्षेत्र के आधार पे होते हैं, और क्षेत्र के आधार पर अगर मैं बात करूं तो मुझे याद आ रहा है बाप या बापू, समझे। तो पितृ, पिता को क्षेत्रीय भाषा में बापू कहते हैं, बाप कहते हैं, या आपके जो क्षेत्रीय भाषा में कह रहे हैं वो भी सही है। और विदेशज में क्या हो जाएगा, डैडी, फादर, और शंकर होता नहीं है। तो ध्यान दें, 2 भाषाओं से मिलकर थोड़ी बनेगा। तो ये तत्सम, तद्भव, यानी तत्सम वो है जो संस्कृत के शब्द हैं, और केवल ये संस्कृत में जैसे उपयोग कर रहे हैं वैसे के वैसे ही यहाँ पर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं वो, और संधि में केवल यही शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। अगर देखा जाए तो संधि किन शब्दों में होती है, केवल तत्सम शब्दों में, ना विदेशज में होनी है, ना देशज में, ना आपके इनमें होनी है। तो इसलिए पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि अगर ये समझ में आ जाएगा तो अपने संधि समझ में आ जाएगी। तो ध्यान रखना है कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द ये हैं। अब देखिए इनके बारे में, एक के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं, ताकि अपना को सरलता से समझ में आ जाए। तो पहले वाले को रखो केवल, किसको, तत्सम शब्द को। और तत्सम शब्द में लिखो संस्कृत से ग्रहित लेकिन हिंदी में बिना परिवर्तन के, संस्कृत से ग्रहित लेकिन हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त किए जाते हैं।
बिना परिवर्तन के प्रयुक्त किए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत से ग्रहित लेकिन हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। देखिए इनके मैं 2-3 आपको उदाहरण देता हूँ तत्सम तद्भव के, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे इसका लिख लो अग्र, दूसरा मध्य, तीसरा पश्च, चौथा अक्षी और एक लिख लो चंद्र। 4-5 में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अग्र, मध्य, पक्ष, अक्षी और चंद्र, ये आपके कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। ध्यान दे, तो ये सभी क्या हैं? संस्कृत के शब्द हैं, इसलिए तत्सम शब्द है। लेकिन ध्यान दे, जो संस्कृत के शब्द भी नहीं हैं और तत्सम शब्द में प्रयुक्त किए जाते हैं तो वो होंगे आपके संयुक्ताक्षर, क्ष, त्र, गे, श्रय। हमने अभी आज ही कक्षा की शुरुआत में चर्चा की थी। वो ही संयुक्ताक्षर भी क्या होंगे? लगभग तत्सम शब्द होंगे। तो वो क्या होंगे आपके? इसका दूसरा ही बिंदु, संयुक्ताक्षर भी लगभग तत्सम शब्द होते हैं। ये लाइन लिख करके आप लिख लेंगे क्ष, त्र, गे और श्रय। मैंने बताया था तो आपका क और श से में बनता है, तय और र से, जय और ये से, स और र से। तो ध्यान दें, ये संयुक्ताक्षर हैं, यानी 2 असमान व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। तो ये संयुक्ताक्षरों का प्रयोग भी लगभग तत्सम शब्दों में किया जाता है। दूसरा बिंदु लिखना है, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग भी लगभग तत्सम शब्दों में किया जाता है। और दूसरी बात, संयुक्त व्यंजन, तो जैसे विद्यालय वाला द है, ध है, तो संयुक्ताक्षर के साथ में संयुक्त व्यंजन भी, संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग भी तत्सम शब्दों में किया जाता है। संयुक्ताक्षरों का, संयुक्त व्यंजनों का, संयुक्ताक्षरों का भी क्ष, त्र, गे, श्रय और संयुक्त व्यंजनों का भी प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। एक आपका री स्वर का भी प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। और एक जो आपका रेफत्व है, शिरो रेखा के ऊपर लगने वाला, जैसे परिवर्तन में देखो ये लगा हुआ है ऊपर, शिरो रेखा पर लगने वाले रे का प्रयोग भी तत्सम शब्दों में किया जाता है। ये बिंदु लिखे आप। पहला तो ये था ही, दूसरा लगाएं, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग भी तत्सम शब्दों में किया जाता है। क्ष, त्र, गे, श्रय। संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग भी तत्सम शब्दों में किया जाता है, दे, ध। और री स्वर का भी प्रयोग लगभग देखा गया 99% तत्सम शब्दों में। और रेफत्व रे, ऊपर लगने वाले रे को रेफत्व रे कहते हैं। इस रे का प्रयोग भी तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है। ये थे आपके तत्सम शब्दों का नियम। यानी जो संस्कृत से था है वो तो है ही, इसके अलावा जो संयुक्ताक्षर है, संयुक्त व्यंजन है, री है और रेफत्व रे है वाले शब्द भी क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। अब आपका दूसरा जो है वो है तद्भव। तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए लेकिन उच्चारण की सुविधा से उनमें बदलाव कर लिया गया। तो मैं दूसरा लिख रहा हूं यहां पर आपका तद्भव शब्द। दूसरा इसमें लगाएं आप तद्भव शब्द। और तद्भव शब्द में लिखें संस्कृत से, इसमें लिखे परिभाषा। लिखना आपके लिए अति आवश्यक है। आप साथ साथ में कॉपी पेन लेकर के लिखोगे तो ही क्लियर होगा। फिल्म देखने से कुछ नहीं होगा मेरे लालो। तो ध्यान रखो, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए लेकिन उच्चारण की सुविधा के अनुसार उनमें बदलाव कर लिया गया। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए लेकिन उच्चारण की सुविधा के अनुसार उनमें बदलाव कर लिया गया। अब देखो क्या बदलाव कर लिया गया।
ये तद्भव है, सॉरी ये तत्सम है और इनको तद्भव बनाना है। तो देखिए इनको बनाते हैं, परिभाषा आप लिख लें, तब तक मैं देखो इनको बनाता हूं। आप देखो अग्र का हम यहां पर तद्भव बना देंगे आगे, मध्य का बना देंगे बीच, और पश्च का बना देंगे पीछे, अक्ष का बना देंगे आंख, और चंद्र का बना देंगे चांद। बन गए। संस्कृत से लिए गए, लेकिन उच्चारण की सुविधा के अनुसार उनमें क्या कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया। तो वो क्या हो गए, तद्भव हो गए। यानी तत्सम यानी जैसा का जैसा था, जैसा का जैसा, और तद्भव यानी उसमें बदलाव कर दिया। किसके अनुसार, भाव के अनुसार। भाव के अनुसार उनमें तद्भव, तद का जैसा अर्थ होता है, और भाव के अनुसार उनमें बदलाव हो गया तो तद्भव। और तत्सम यानी जैसे थे वैसे के वैसे, और भाव के अनुसार उनमें बदलाव कर दिया गया, वो क्या हो गए, तद्भव शब्द। अग्र का आगे, मध्य का बीच, पश्च का पीछे, अक्षी का आंख, चंद्र का चांद। आपने देखो यहां नोट किया है कि आप क्या लगी है, चंद्र बिंदु। देखिए जहां पर अगर शिरोरेखा के ऊपर मात्रा होती है वहां केवल अनुस्वार लगता है, कोई भी हो। जहां पर शिरोरेखा के ऊपर मात्रा होगी वहां पर केवल